ये कहानी है उस महान वैज्ञानिक की जिसने अपना पूरा जीवन दुनिया से भूख और अकाल मिटाने में लगा दिया और खुद एक जेल में भूखमरी की मौत मारा गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1921 के सोवियत संघ से। रूस में इस वक्त गृहयुद्ध समाप्त हो चुका था। ये वो दौर था जब सोवियत के हेड ऑफ गवर्नमेंट थे जोसेफ स्टालिन। गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद रूस ने एक भयानक अकाल का सामना किया। सूखे से तबाह देश में युद्ध से पहले की तुलना में गेहूं की फसल का आधा उत्पादन हुआ था। ये सब देखकर स्टालिन बहुत परेशान थे। वो ये समझ गए थे कि सूखे से निपटने के लिए जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना होगा। अकाल से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि नई खाद्य फसलों को विकसित किया जाए और उन्हें संरक्षित करने के तरीके खोजे जाएं। इसके लिए स्टालिन ने चुना निकोलाई वाविलोव को। वाविलोव उस वक्त सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के हेड थे। वाविलोव प्लांट जेनेटिसिस्ट ग्रेगर मेंडल के काम से प्रभावित थे और इसी को आधार बनाकर वो पौधों में अपनी रिसर्च का काम कर रहे थे। मेंडल की इस रिसर्च के अनुसार पौधे की किसी भी विशेषता का निर्धारण उसमें उपस्थित जीन्स के आधार पर होता है। ये जीन्स पौधे के जीनोम यानी कि डीएनए में संरक्षित रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। पौधे की लंबाई कितनी होगी, उसमें खिलने वाले फूल का रंग कैसा होगा, ये सभी विशेषताएं जीन्स ही निर्धारित करते हैं। आगे जाकर मेंडल के रिसर्च को पूरी दुनिया में मान्यता मिली और आज हम उन्हें आनुवंशिकी के जनक के तौर पर जानते हैं। स्टालिन ने इस मिशन के लिए वाविलोव को चुना और नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स यानी कि कृषि तकनीकों को सीखने के लिए उन्हें अमेरिका भेजा गया। वाविलोव ने वहां रहकर ये नई टेक्निक सीखी और कुछ समय बाद 61 बीज के बक्सों को अपने साथ लेकर वो रूस वापस लौटे। अगले कई सालों तक वाविलोव ने अपने इस मिशन को जारी रखा और पूरी दुनिया में घूमकर अलग अलग किस्म के बीज इकट्ठे किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्लांट ब्रीडिंग की रिसर्च को भी जारी रखा। प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में उनके इस योगदान को अमूल्य माना जाता है। इसी बीच रूस में एक और आनुवंशिकीविद चर्चा में था जिसका नाम था ट्रोफिम लिसेंको। लिसेंको दरअसल मेंडेलियन जेनेटिक्स को बुर्जुआ सूडो साइंस मानता था। बुर्जुआ सूडो साइंस यानी कि विज्ञान की वो मान्यताएं जो समाज के अमीर तबके में प्रचलित थी। जेनेटिक्स भी एक ऐसी ही मान्यता थी, क्योंकि उस वक्त डीएनए और जीन्स के ऊपर दुनिया में ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई थी, इसलिए इनको सूडो साइंस माना जाता था। ये वो दौर था जब रूस की कम्युनिस्ट पार्टी समाज के निचले और गरीब तबके के लोगों को साइंटिफिक कम्युनिटी में ऊंचे पदों पर बिठा रही थी। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद था कि समाज के गरीब तबके के लोगों को भी विज्ञान के क्षेत्र में मान्यता मिले। लिसेंको भी एक ऐसा ही व्यक्ति था। वो एक गरीब कृषि परिवार में पला बड़ा था। 13 वर्ष की उम्र तक वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था। कृषि तकनीकों का उसे जो भी ज्ञान था वो उसने अपने परिवार में रहकर ही सीखा था और इसके लिए उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं थी। लिसेंको मानता था कि पौधे के गुणों और विशेषताओं का निर्धारण उनके जीन्स नहीं करते और वो मेंडेलियन जेनेटिक्स को झूठ मानता था। यहाँ तक कि वो डीएनए और जीन्स के अस्तित्व को मानने से ही इनकार करता था। उसका दावा था कि पौधों में आनुवंशिकता जीन्स के माध्यम से नहीं बल्कि पौधे की सभी कोशिकाओं के माध्यम से प्रभावित होती है। लिसेंको का मानना था कि अगर हम किसी पौधे को अलग अलग वातावरण में उगाएं तो धीरे धीरे पौधे की कोशिकाएं इस वातावरण के अनुकूल ढल जाएंगी और इस तरह हम किसी भी पौधे को बहुत कम तापमान में भी उगा सकते हैं। लिसेंको मानता था कि हम पौधे को एजुकेट करके उसे किसी भी वातावरण में उगाने के अनुकूल बना सकते हैं। इसके लिए लिसेंको ने एक नई टेक्निक दुनिया के सामने पेश की। इस टेक्निक का नाम दिया वर्नलाइजेशन। क्योंकि लिसेंको कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से ही आगे बढ़ा था, इसलिए उसे स्टालिन का समर्थन प्राप्त था। अकाल से जूझ रहे स्टालिन वैज्ञानिक कृषि के तत्काल परिणाम देखना चाहते थे, लेकिन मेंडेलियन जेनेटिक्स के वैज्ञानिक वाविलोव के अनुसार एक नई फसल विकसित करने के लिए पौधों के प्रजनन की प्रक्रिया में 1 दशक से अधिक का समय लग सकता है। इस सब के बीच लिसेंको के अवैज्ञानिक सिद्धांतों को रूस में भोजन की कमी के समाधान के रूप में देखा जाने लगा। लिसेंको वाविलोव का विरोधी था और उसके शोध और सिद्धांतों को झूठा बताया करता था। 1930 की शुरुआत तक लिसेंको ने अपने राजनीतिक प्रभाव बढ़ने के साथ वाविलोव के कई साथियों को गिरफ्तार करवा लिया और उनकी हत्या करवा दी। कुछ कम्युनिस्ट नेताओं ने वाविलोव पर आरोप लगाया कि उन्होंने सोवियत की साइंटिफिक टेक्निक्स को दुश्मन देशों को बेच दिया है। उनके ऊपर दुश्मन देशों के साथ मिलीभगत करने का भी आरोप लगाया गया और इसी के चलते
1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वाविलोव द्वारा इकट्ठा किए गए 1,87,000 किस्मों के बीज उनके संस्थान में रखे हुए थे, जो कि लेनिनग्राद नाम के एक शहर में स्थित था, जहां उनके साथी वैज्ञानिक उन पर रिसर्च का काम आगे बढ़ा रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जैसे ही नाजी बलों ने लेनिनग्राद को घेर लिया, संस्थान के वैज्ञानिक इसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। संस्थान में बीज के लाखों नमूने रखे हुए थे, जिन्हें वाविलोव ने पूरी दुनिया में घूमकर इकट्ठा किया था। युद्ध के दौरान पूरे इलाके में खाने की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल था। इस सब से जूझते हुए भी ये वैज्ञानिक अपने रिसर्च के काम में लगे रहे। युद्ध 2 साल चला और संस्थान के वैज्ञानिक बीजों को बचाने में सफल हुए। फसलों के इस अमूल्य संग्रह की रखवाली करते हुए संस्थान के वैज्ञानिकों ने अपनी जान लगा दी। भूख से तड़पते हुए इन्होंने मौत को स्वीकार करना चुना, लेकिन अपने बीज संग्रह से खाने से इनकार कर दिया। चावल की फसल के शोधकर्ता दिमित्री एस इवानोव कई हजार पैक चावल की रखवाली करते हुए भूख से मर गए। वाविलोव की टीम की मूंगफली विशेषज्ञ अलेक्जेंडर स्टुकिन की अपने सैंपल्स की देखरेख करते हुए भूख से मौत हो गई। वाविलोव को गुलाग की एक जेल में डाल दिया गया और 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। दुनिया भर से लाखों बीज इकट्ठा करने वाले वाविलोव को खुद एक अन्न का दाना तक नसीब नहीं हुआ और जेल में रहते हुए फेफड़ों के इन्फेक्शन और भूखमरी से जनवरी 1943 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ सालों बाद लिसेंको की झूठी कृषि तकनीकों का सच भी दुनिया के सामने आ गया और उनके सभी सिद्धांतों को खारिज कर दिया गया। स्टालिन की मौत के बाद प्लांट ब्रीडिंग, आनुवंशिकी और कृषि विज्ञान में वाविलोव के योगदान को एक बार फिर दुनिया भर में मान्यता मिली। वाविलोव का जीवन और उनका काम विश्व भर में कृषि वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा बन गया। रूस ने बाद के वर्षों में उनके सम्मान में कई स्मारक बनाए। बहुत से संस्थान उनके नाम किए गए। आगे चलकर रूस ने वाविलोव के नाम पर चंद्रमा में एक क्रेटर का नाम भी रखा। लेनिनग्राद में वाविलोव का बनाया हुआ बीज बैंक अभी भी दुनिया के प्रमुख रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक है।